हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का पाठ 5 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है पहले हम यही समझते हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही जैव प्रक्रम है। यह है जैव प्रक्रम क्या है, सबसे पहले हम यही समझते हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अनुरक्षण का मतलब होता है टूट फूट को सही करना। जीवों में कोई भी टूट फूट हो जाती है, कोई भी कमी हो जाती है, उसको सही करना अनुरक्षण होता है। जीवों में कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, अणुओं की टूट फूट होती रहती है, तो उसको सही करना अनुरक्षण कार्य होता है। यह हर समय चलता रहता है। जो अनुरक्षण कार्य है ना, ये हर समय चलता रहता है। यह उस समय भी चलता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते, हम सोते रहते हैं, जब भी खाली बैठे रहते हैं, जब भी कक्षा में बैठे हैं, जब भी, यह उस समय भी यह काम चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर यह अनुरक्षण कार्य बंद हो जाएगा, यानी शरीर की देखभाल या टूट फूट को सही करना अगर बंद हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे। तो यह कार्य उस समय भी चलता रहना चाहिए जब हम कुछ नहीं कर रहे हों या सो रहे हों, मतलब हमेशा ये कार्य चलता रहना चाहिए। तो अनुरक्षण के कार्य में सिर्फ एक प्रक्रम ही नहीं होता है, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे होते हैं जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं वे होते हैं जैव प्रक्रम। इसमें जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी प्रक्रम इस जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। यानी ये सभी प्रक्रम अनुरक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं। तो अब शुरू करते हैं। शुरू से थोड़ा सा जो समरी होती है वो थोड़ी सी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो पाठ के शुरू में ही बताई जाती हैं। तो यहाँ से पाठ शुरू होता है। हमने जैव प्रक्रम तो समझ लिया कि क्या होता है। अभी पाठ शुरू होता है यहाँ से। हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। जैव जो सजीव होते हैं और अजैव जो निर्जीव होते हैं, उनमें हम कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जो जीवित होती हैं हम ये देखते हैं कि वो सांस लेते हैं। अजैव जो होते हैं, निर्जीव, वो सांस नहीं लेते हैं। इससे हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। या जो जीवित वस्तुएं, सजीव वस्तुएं चलती फिरती हैं और निर्जीव वस्तु चलती नहीं है, तो इससे भी अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। गाय को अगर हम देखते हैं तो वो जुगाली करते हुए है, तो इसका मतलब वो जीवित है। अगर उसकी सांस चल रही है तो इसका मतलब जीवित है। गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखेंगे तो ये सजीव है। कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सजीव है? हाँ, क्योंकि उनकी सांसें अगर चल रही होंगी तो फिर वे सजीव हैं। ये हम कैसे जानेंगे? ये हम उनको सांस लेते हुए देखकर जान सकेंगे कि वे सजीव हैं। लेकिन पौधे जो हैं, ना तो चलते फिरते हैं, पौधे भी सजीव होते हैं, ना तो वे चलते फिरते हैं, ना ही वो बोलते हैं, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम ये देखेंगे, हम ये पता लगा सकते हैं कि जिसकी पत्तियां हरी होती हैं वो मतलब सजीव है, मतलब वो सही है। अगर जिसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं तो इसका मतलब वो पौधा निर्जीव हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। कई जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां अन्य रंग की भी होती हैं, दूसरे रंग की भी होती हैं, तो फिर हम इससे भी नहीं कह सकते कि ये पौधा सजीव है या निर्जीव है। और ये समय के साथ वृद्धि भी करते हैं। पौधे जो हैं सजीव होते हैं और समय के साथ ये वृद्धि भी करते हैं, और हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों का विचार करते हैं। देखिए, कुछ गतियाँ होती हैं, हर एक सजीव में कुछ गतियाँ होती हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी अन्य हो सकती हैं। जैसे पौधा छोटे से बड़ा होता है तो इसका मतलब सजीव है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, लेकिन ये वृद्धियाँ कई बार हमें दिखाई नहीं देती। अब जंतु सांस लेता है ये तो हम पता लगा सकते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती वे भी सजीव होते हैं। जिनमें गतियाँ, जैसे सांस की तो गति लेते हुए हम जंतु को देखते हैं तो वो सजीव है, लेकिन पौधों में हम ये गति नहीं देख पाते। पौधों को बढ़ते तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसी टाइम बढ़ते हुए हमें वो गति है ना, वो दिखाई नहीं देती। पौधा छोटे से बड़ा हो गया ये तो हमें पता लग जाता है, लेकिन पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये गति हमें दिखाई नहीं देती, ये गति परिलक्षित नहीं होती। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के
परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सिर्फ दिखाई देने वाली गति से हम ये नहीं कह सकते कि ये जंतु सजीव है या निर्जीव है, या ये पौधा सजीव है या निर्जीव है। कुछ गतियाँ अति सूक्ष्म भी होती हैं जिन्हें आंखों से देखना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, अणु जो गति करते हैं हमेशा गति करते रहते हैं, लेकिन हमें ये गतियाँ दिखाई नहीं देती। और ये जो अदृश्य आणविक गतियाँ हैं ना, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वो कहेंगे हाँ, ये जो अदृश्य आणविक गतियाँ हैं ना, अणुओं की गतियाँ जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, कोशिका को हम नहीं देख सकते, कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं। तो कुछ अदृश्य आणविक गतियाँ जिनको हम नहीं देख सकते, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में जो विषाणु होता है ना, उसके अंदर आणविक गति नहीं होती। देखिए, ये नोट कर कीजिए, विषाणु जो है उसके अंदर आणविक गति नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर लेते। तो यही कारण है, ये विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या नहीं है, जो विषाणु है वो सजीव है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक कि वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर लेते। तो आणविक गति से ही पता लगता है कि कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव है। विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी को कोशिका को संक्रमित नहीं करते, इसीलिए विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों आवश्यक हैं? पहले भी आप कक्षा में पढ़ चुके हैं। सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। जो सजीव होते हैं ना, उनकी संरचना सुसंगठित होती है, मतलब उसके जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंग बनते हैं। वो सब मिलकर फिर एक सुसंगठित तरीके से हमारे शरीर को चलाते हैं। इनमें उत्तक हो सकते हैं, इनमें कोशिकाएं हो सकती हैं। कोशिकाओं में भी छोटे छोटे घटक होते हैं। देखिए, कोशिका में बहुत छोटे छोटे घटक होते हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तक मिलकर फिर अंग बनाते हैं। तो इस तरह से फिर वो सारे अंग हमारे शरीर के कार्य करते हैं। सजीव की यह संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होती रहती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि सजीवों की जो ये सुसंगठित व्यवस्था है ना, संरचना है जो, वो समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। पर्यावरण के प्रभाव के कारण समय के साथ साथ जो ये सजीवों की संरचना है ये प्रभावित होने लग जाती है। प्रभावित होने के कारण ये टूटने लग जाती है। विघटित मतलब टूटना। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। हमारे शरीर की जो व्यवस्था बना रखी है प्रकृति ने, अगर वह टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, मान लीजिए घर बना रखा हमने और धीरे धीरे अगर वो टूटने लग जाए तो एक दिन वो गिर जाएगा। तो इसलिए समय समय पर उसकी मरम्मत करना जरूरी है। तो इसी तरह से जीवों का जो शरीर है उसकी मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण मतलब देखभाल करना या टूट फूट की मरम्मत करना। टूट फूट होने से बचाना या टूट फूट की मरम्मत करना या देखभाल करना। तो जीवों के शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। देखिए, ये जो संरचनाएं हैं, हमारे शरीर में जो संरचनाएं हैं, ये सभी अणुओं से बनी होती हैं। अतः हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखें। अगर अणु लगातार गतिशील नहीं होंगे तो फिर हमारा काम खत्म, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीव में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? अब ये जो अनुरक्षण प्रक्रम है ना, जिससे हम शरीर को अनुरक्षित रखते हैं, जिससे हम शरीर की मरम्मत करते रहते हैं, ये कौन से हैं? ये सभी अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं जिनसे हमारे शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैव प्रक्रम क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया है। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों के जो अनुरक्षण करने के प्रक्रम जो है ना, वो जैव प्रक्रम में शामिल हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण के कार्य करते हैं वे सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
क्योंकि क्षति और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। कभी हमें चोट लग जाती है, टूट फूट होती रहती है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है, और इस क्षति और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई देखो, अगर मान लो कुछ भी टूट फूट हो जाए और उसको सही करना होगा तो ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी, उसमें हिम्मत तो चाहिए, ताकत चाहिए उसके लिए। और इसी तरह से जो हमारा शरीर है, अगर उसमें कोई टूट फूट होती, कोई क्षति होती है, तो उसको सही करने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की जरूरत होती है। पूरी प्रक्रिया चलती है टूट फूट को सही करने के लिए। अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो घर को बनाने के लिए, घर में कोई टूट फूट होती है, उसको बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, मसाला वगैरह चाहिए, पैसे चाहिए और मजदूर वगैरह चाहिए। तो पूरे एक प्रक्रिया हो जाती है अनुरक्षण की। तो इसी तरह से हमारे शरीर में कोई क्षति होती है, टूट फूट होती है, उसके लिए भी अनुरक्षण की पूरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा फिर कहाँ से मिलेगी? ये ऊर्जा अगर एकल जीव हो तो ये ऊर्जा शरीर के बाहर से आती है। एक कोशी के जीव होता है, उसको बोलते हैं एकल जीव। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखिए, यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ऊर्जा भोजन से आती है। कार्य करने की जो ऊर्जा है वो तो भोजन से मिलती है ना। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो जो भोजन है उसको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है। भोजन जो है वो है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत को बाहर से शरीर के अंदर स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रक्रम होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करना। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखिए, ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है? भोजन। तो भोजन को अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। किस तरह से भोजन हम खाते हैं, अंतर्ग्रहण किस तरीके से करते हैं, और फिर अंदर जाकर उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, इसको कहते हैं पोषण। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ? भोजन। तो देखिए, ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ? भोजन। और भोजन को शरीर के अंदर स्थानांतरित करने के प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। भोजन को शरीर के अंदर ले जाना और उसका उपयोग करना, ये प्रक्रिया होती है पोषण। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। भोजन को किस तरीके से अंदर ले जाया जाता है और शरीर द्वारा उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये प्रक्रिया होती है पोषण। इसे कहते हैं पोषण। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। देखो, एक तो अनुरक्षण के लिए भोजन चाहिए, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए हमें भोजन चाहिए, और शारीरिक वृद्धि भी होती है तो इसके लिए भी भोजन चाहिए। तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। मतलब अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। पृथ्वी पर जो जीव हैं उनमें कार्बन होता है। पृथ्वी पर जीव जंतु है ना, वो कार्बन के अणुओं से बने हैं, उनमें कार्बन होता है। इसलिए कार्बन के अणुओं की पूर्ति करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी कार्बन होना चाहिए। तो इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार से पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, जो ये कार्बन के स्रोत हैं, तो भोजन अगर करेंगे तो उसमें भी कार्बन होना चाहिए। और ये कार्बन के जो स्रोत होते हैं उनकी जटिलता के अनुसार, कार्बन के स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। कार्बन स्रोत देखिए, जैसे मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, लेकिन सेल्यूलोज को हम नहीं पचा पाते। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हम सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। वो जुगाली करने वाले जंतु है ना, वो पचा पाते हैं। तो कार्बन स्रोतों की जटिलता, क्योंकि सेल्यूलोज जटिल है और ज़्यादा जटिल है, कार्बोहाइड्रेट भी जटिल पदार्थ है लेकिन सेल्यूलोज और ज़्यादा जटिल है। तो इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव जो है ना, उनमें विभिन्न प्रकार की पोषण प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। कोई किस तरह की पोषण प्रणाली प्रयुक्त करता है, किसी जीव में किसी तरह की पोषण प्रणाली प्रयुक्त होती है और किसी जीव में किसी तरह की पोषण प्रणाली प्रयुक्त होती है। देखिए, जैसे हमें कहते हैं हरी सब्जी खानी चाहिए, तो घास भी हरी होती है, तो हम घास को क्यों नहीं खा लेते?
क्योंकि घास में जो सेल्यूलोज होता है वो जटिल पदार्थ है और उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय में ऐसे जीवाणु नहीं होते जो उसको पचा लेते हैं, जो कि जुगाली करने वाले जंतु में होते हैं। तो जुगाली करने वाले जंतु में जो पोषण प्रणाली हो अलग होती है, हमारी पोषण प्रणाली अलग होती है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रणाली को प्रयुक्त करते हैं, जो कि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ एक मनुष्य से ही पूरा पर्यावरण चल जाए या जीव जंतु से ही चल जाए या सिर्फ पेड़ पौधों से ही चल जाए, ऐसा नहीं है। पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का पोषण है उनके अंदर, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं और उनमें पोषण प्रणाली भी भिन्न भिन्न है। इसलिए ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई सर्वाहारी है, कोई कीड़ों खाता है, कोई पौधों खाता है। इस तरह से ये ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों, ये ऊर्जा के स्रोत क्या है? भोजन के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। देखिए, शरीर के बाहर से हम कितनी तरह तरह का खाना खाते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो एक समान स्रोत में बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो इनको ये नहीं पता कि किसी ने तला हुआ खाना खाया है या किसी ने शाकाहारी खाना खाया है, किसी ने मांसाहारी, उससे उन्हें कोई मतलब। उनको जिस खाने की ज़रूरत होती ना, उनको जिस तरह के खाने की ज़रूरत होती ना, वो उस तरह से इस भोजन को परिवर्तित करने की कोशिश करती हैं। अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए, लास्ट में जाकर एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। और जो कोशिकाओं के लिए जरूरी नहीं है, उनको ये वर्ज्य पदार्थों के रूप में हटा देते हैं। तो हम कई तरह का खाना खाते हैं, लेकिन लास्ट में एक समान स्रोत में उसको परिवर्तित किया जाता है। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीवों के शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो प्रश्न ये आता है कि हम भोजन क्यों खाते हैं? एक तो शरीर की ऊर्जा के लिए, एक विभिन्न आणविक गतियों के लिए, अणुओं की गतियों के लिए, और विभिन्न जीव शरीरों के अनुरक्षण के लिए, जीव जंतु हैं उनके शरीर के अनुरक्षण के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए, आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए, आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होता है भोजन। आणविक गतियों के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अणु हैं उनके निर्माण के लिए। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर में ये नहीं है कि सिर्फ एक अंग है जो ये सारे कार्य करता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनकी एक श्रृंखला होती है, उसकी एक चेन होती है। जैसे उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, होती हैं। उपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन टूटती है, इसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलती है, टूटती है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं में अणुओं का विघटन होता है, और ये कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी उपचयन अभिक्रिया के लिए? तो वो आएगी शरीर से बाहर से आएगी। वो शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। देखिए, सांस लेना उसे कहते हैं श्वसन। जब हमारा खाना पचता है, हमारे खाद्य जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं,
और वो उनका विघटन होता है, क्योंकि हम जटिल पदार्थों का सेवन करते हैं और उनको सरल में बदलना होता है। पाचन क्रिया में जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ना होता है, सरल पदार्थों में, और उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए, मतलब जटिल पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन मिलती है हमें शरीर के बाहर से। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब सांस लेना, तथा कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ति करना, कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका सहयोग करना, उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर जो सांस लेना है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और सांस लेने से जो भोजन होता है उसका विघटन होता है, वो टूटता है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ पर ये याद रखना आपको, शरीर से बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना, कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ति करना, जिससे कि वे खाद्य स्रोत के विघटन कर सके, जिससे कि उनमें खाद्य स्रोतों का विघटन हो सके या भोजन का विघटन हो सके। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में होती है। एक कोशिकीय जीव, देखिए एक कोशिकीय जीव, इसकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में होती है। अमीबा जैसे अमीबा है, इसकी पूरी सतह ये पर्यावरण के संपर्क में होती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों को निष्कासन करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। इनके अंदर सांस लेने के लिए या पाचन करने के लिए या उत्सर्जन करने के लिए कोई अलग अलग अंग नहीं होते, किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है ना, शारीरिक अभिकल्प और जटिल होते हैं, तब क्या होता है, तब उन्हें विशेष अंगों की जरूरत पड़ती है। एक कोशिकीय जीव में तो सारे काम एक कोशिका ही करती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। उसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, वो मिलकर अलग अलग कार्य करती हैं, अलग अलग कार्य बटे होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें सारी कोशिकाएं कोई अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में थोड़ी होती हैं, वो तो हमारे अंदर होती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें विसरण से ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। सांस लेने वाली, गैसों का आदान प्रदान करने वाली, निष्कासन वाली, पाचन क्रिया वगैरह की सारी जो प्रोसेस होती हैं वो विसरण से हो जाती हैं। विसरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की सांद्रता, जैसे मान लीजिए टेबल है और इस पर रख दिया हमने 2 बीकर, और यहाँ पर एक नली लगी हुई बीच में, इसमें हमने ज़्यादा पानी भर दिया और इसमें हमने भर दिया थोड़ा सा पानी, इतना। यहाँ पर ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी से इधर आने लग गया ये सारा पानी। तो इस बीकर में से, जिसमें ज़्यादा पानी है, बी बीकर में से ए में जब तक आता रहेगा, जब तक इन दोनों में बराबर लेवल ना हो जाए पानी का, तब तक आता रहेगा। तो इसको कहते हैं विसरण। मतलब ज़्यादा सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान में पदार्थों का स्थानांतरण, ये कहलाता है विसरण। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उसमें विसरण से ये प्रक्रियाएं, ये जो प्रक्रम हो जाते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें आसपास के वातावरण से सीधे संपर्क में कोशिकाएं रहती नहीं हैं, और बहुकोशिकीय जीव में साधारण विसरण से सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए जो प्रक्रम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जटिल होते हैं एक कोशिकीय जीवों के बजाय। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। विशिष्टीकृत मतलब विशिष्ट रूप से बने होते हैं। वो विभिन्न बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंग विशिष्ट तरीके से बने होते हैं। हम इन विशिष्टकृत उत्तकों से, उत्तक होते हैं कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह। हम इन विशिष्टीकृत उत्तकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। हमें उत्तकों के बारे में पता है और जीव के शरीर में उनके संगठन के बारे में भी पता है, क्योंकि हमने इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ लिया है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत उत्तकों का कार्य है। तो ये भी कोई अचंभा नहीं है कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किस तरह से होता है। ये विशिष्टकृत
उत्तकों का कार्य ऑक्सीजन का और भोजन का अंतर्ग्रहण। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी अंगों को इनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, काम तो ये विशिष्ट उत्तक ही करते हैं या विशिष्ट अंग ही करते हैं। भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करने का काम विशिष्ट अंग ही करते हैं, विशेष अंग। लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता सभी भागों को होती है। शरीर के सभी भागों को भोजन की और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करने का कार्य कुछ ही विशिष्ट अंग करते हैं, लेकिन पूरे शरीर को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी एक तंत्र की आवश्यकता होती है, और उस तंत्र को कहते हैं वहन तंत्र। भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस तंत्र की जरूरत पड़ती है, जिन विशिष्ट अंगों की जरूरत पड़ती है, उनसे एक तंत्र बनता है, उसे कहते हैं वहन तंत्र। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा है। श्वसन तंत्र पढ़ा है, एक तो पोषण पढ़ा है, यहाँ पर पोषण और भोजन, ऊर्जा का स्रोत भोजन और वहन तंत्र। ये देखिए छोटा छोटा समझा रखा है कि कौन कौन से तंत्र हैं हमारे शरीर में। श्वसन तंत्र पढ़ लिया हमने, वहन तंत्र पढ़ लिया, भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तंत्र वहन तंत्र होता है। अब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। मैंने शुरू में बताया था, जब हम भोजन करते हैं तो जो जटिल पदार्थ भी हम खाते हैं, बहुत तरह का हम खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वैसा भी खाते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। वो सिर्फ उसी भोजन को रखती हैं जो उनके लिए आवश्यक है। जो उनके लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे उत्पादों को वो साइड में कर देती हैं। और ऐसे उत्पाद सिर्फ कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी नहीं है बल्कि उनके लिए हानिकारक भी होते हैं। अगर ये उत्पाद हमारे शरीर में रह गए तो हम बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। जिस प्रक्रम से ये अपशिष्ट पदार्थ, इनको बाहर निकाला जाता है जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। और यह काम करता है उत्सर्जन तंत्र। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने की होगी। यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उनके जो शरीर का जो संरचना है या जो संगठन है शरीर का, उनमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इसके लिए जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक हैं। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी विशिष्ट उत्तक हैं। इसका अर्थ यह है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि जो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक है ना, वहाँ तक कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इनको इस विशिष्ट उत्तक तक पहुंचाना होगा, तब उत्सर्जन प्रक्रम पूरा होगा। इसका अर्थ यह है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने की होगी। मतलब परिवहन तंत्र जो है ना, उसका कार्य ये भी होगा कि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचा दे। उत्सर्जन उत्तक तक परिवहन का काम ये भी होगा। पहले तो क्या था परिवहन का काम? भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का ये काम था। अब जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, उसको सब कोशिकाओं से लेकर उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने का काम भी परिवहन तंत्र का है। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब यहाँ पर हमने 3-4 तंत्र पढ़ लिए हैं, 3-4 प्रक्रम पढ़ लिए हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जीवन के अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये
छोटा छोटा लिख रखा है ना, क्योंकि ये बड़ी बड़ी प्रोसेस होती हैं, बड़ी बड़ी प्रक्रियाएँ होती हैं, ये छोटा छोटा लिख रखा है, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए। एक समरी है एक तरह से। अब अगर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहली प्रक्रिया जो है वो है पोषण। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। यहाँ से पढ़कर आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा बता रखा है शॉर्ट में, और शॉर्ट में कोई चीज़ इतनी आसानी से समझ नहीं आती। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे पोषण। पोषण प्रक्रम पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि भोजन को उपयोग करने की विधि, भोजन को अंदर लेना और उसका उपयोग करना, यह होता है पोषण। भोजन को अंदर लेना और उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, यह होता है पोषण। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हर समय हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सोते रहते हैं जब भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमने पढ़ा है हमारे अंदर जो आणविक गतियाँ होती रहती हैं और उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जब हम सोते हैं ना तब भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कुछ काम नहीं भी कर रहे होते ना, तब भी हमारे शरीर में अनुरक्षण होता रहता है। जो टूट फूट होती है उनका अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, इन सभी में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन बनाने के लिए हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ हम खाते हैं वह है भोजन। जो ऊर्जा का स्रोत, जो हमें ऊर्जा देता है, जो पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं और इन पदार्थों को हम खाते हैं, वह है भोजन। अब है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव में देखिए पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। सभी जीव जो है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन खाना जरूरी होता है। तो इनकी सामान्य आवश्यकता बराबर है सभी जीवों में। सभी भोजन खाते हैं और ऊर्जा के लिए भोजन खाते हैं, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। लेकिन इनका तरीका अलग अलग होता है। सभी का भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। कोई खाते हैं, कोई निगलते हैं, कोई चूसते हैं, कोई चबाते हैं, कोई जुगाली करते हैं। तो इनका तरीका अलग अलग होता है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक स्रोत मतलब जीवों से ये प्राप्त नहीं करते, और कार्बनिक स्रोत मतलब मान लीजिए पेड़ पौधों से हम कुछ लेते हैं तो पेड़ पौधे कार्बनिक स्रोत हुए, लेकिन ये है अकार्बनिक स्रोत। ना तो ये जीव हैं इसके स्रोत, ना ही पेड़ पौधे हैं, तो ये हुए अकार्बनिक स्रोत। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से जल और खनिज लवण लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह सरल पदार्थ हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। जो पौधे होते हैं वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जल और खनिज लवण लेते हैं, और ये फिर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये होते हैं स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी, जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं। कुछ जीवाणु जैसे काई होते हैं, शैवाल, वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें कहते हैं स्वपोषी। ये स्वपोषी होते हैं, खुद का पोषण खुद करते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। देखिए जटिल पदार्थ खाते हैं हम, लेकिन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, वो जटिल पदार्थों को अवशोषित नहीं कर पाती, तो इनको सरल पदार्थों में तोड़ना जरूरी है। जटिल पदार्थ मान लीजिए जैसे ये है, ये एक माला है, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए इसको, सरल पदार्थ ये हो गए, अलग अलग टूट गए। तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, ताकि इनसे जीवों को ऊर्जा मिल सके और जीवों की वृद्धि हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। तो ये जो जटिल पदार्थ है ना, इनको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम्स। जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब एक्साइट करने वाला, प्रेरित करने वाला। तो ये होते हैं एंजाइम्स, जो कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित होते हैं। विषमपोषी जो होते हैं ना, विषमपोषी
वो जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं, फिर उनके शरीर में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, फिर उस भोजन का पाचन होता है। तो ये होते विषमपोषी। विषमपोषी जैसे जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतु विषमपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। जंतु और कवक ये भोजन नहीं बनाते अपने आप, कवक और जंतु ये विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। मान लीजिए घास है, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। ये हिरण जो है ये घास को खाता है। तो यहाँ पर देखिए हिरण घास को खाता है, हिरण शाकाहारी है, घास को खाता है, घास पर निर्भर है ये। और शेर हिरण को खाता है। अगर घास नहीं होगी तो हिरण मर जाएगा, और हिरण मर जाएगा तो शेर भी मर जाएगा। तो जो शेर है, शेर वो भी किस पर निर्भर हुआ? वो भी घास पर निर्भर हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए साग सब्जियां हैं, साग सब्जियों को मनुष्य खाता है, तो साग सब्जियां अगर नहीं होगी तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह से जो जंतु शाकाहारी होते हैं वो साग सब्जियों को खाते हैं, सब्जियां या फिर पेड़ पौधों खाते हैं, और इनको खाते हैं मांसाहारी। तो जो मांसाहारी जंतु हैं वो डिपेंड हुए शाकाहारी पर, और शाकाहारी हुए पौधों पर। तो देखिए जो मांसाहारी जंतु हैं वो भी परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से, जो ये है शाकाहारी, ये डायरेक्ट ही पौधों पर निर्भर हैं। पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी मर जाएंगे। और मांसाहारी परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इस पर डिपेंड है, ये शाकाहारी पर निर्भर है, डायरेक्ट इन पर निर्भर नहीं है पौधों पर, लेकिन ये इन पर निर्भर है। इसका मतलब ये मांसाहारी जो है ये परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है, परोक्ष रूप से। और ये है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट और परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो देखिए विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर ही आश्रित होते हैं। ये जो साग सब्जियां हैं, पेड़ पौधे, ये है स्वपोषी, और शाकाहारी मांसाहारी है विषमपोषी। तो विषमपोषी जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं। अब विषमपोषी कौन से होते हैं? सभी जीव जंतु और कवक, ये विषमपोषी हैं। अब यहाँ पर देखिए स्वपोषण। अब पोषण में पहला है स्वपोषण, स्वपोषी पोषण। अब हमने पढ़ा पोषण पढ़ा है ना। पोषण में स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी कौन से होते हैं? पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी। जीव जंतु और कवक वो होते हैं विषमपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसका क्या मतलब है? ये अकार्बनिक स्रोतों से सरल पदार्थ लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, खनिज लवण, ये लेते हैं। तो इनसे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रम, जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब देखिए पौधे, ये है पौधे वातावरण से लेते हैं CO2, यह है जमीन और यह है जड़, जमीन और जल। पौधों की जड़ें जमीन से जल लेती हैं, और जल के साथ जो खनिज लवण है ना वो भी घुले होते हैं, जल प्लस खनिज लवण, जल में खनिज लवण भी घुले होते हैं। तो जड़ें जमीन से जल और खनिज लवण खींचती हैं ऊपर, और यहाँ तने में भेज देती हैं। तने में और उत्तक होते हैं जो पत्तियों और शाखाओं तक जल और खनिज लवण को पहुँचा देते हैं।
तो पत्तियों में फिर जल और खनिज लवण जड़ों ने भेज दिए और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली। और पत्तियों में ऐसा क्या होता है, पत्तियों में ऐसा क्या होता है जो ये खाना बना लेते हैं, पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा लेता है, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल, और प्रकाश की उपस्थिति में फिर ये भोजन बनाता है, ऊर्जा और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ऑक्सीजन गैस को वातावरण में छोड़ दिया जाता है और ऊर्जा पौधे में रह जाती है। अब देखिए, जैसे किचन में खाना बनता है, हमारा खाना बनता है, तो जो खाना हमने खा लिया, सबने खा लिया, हमारी फैमिली ने सबने खाना खा लिया है, जो खाना बच जाता है उसे किचन में ही रख देते हैं, उसको स्टोर करके किचन में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो इसी तरह से पौधे जो खाना बनाते हैं, जितना उपयोग करना हो तो वो उपयोग कर लेते हैं। जो बचा हुआ भोजन वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित हो जाती है, मतलब पत्तियों में स्टोर रहता है। फिर वो जब ज़रूरत पड़ती है, किसी दिन धूप नहीं निकलती, अंधेरा रहता है, सर्दियों में धूप नहीं निकलती कई बार, तो उस समय फिर उस भोजन का यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा कैसे प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। साथ के साथ उपयोग नहीं होते, वो मंड के रूप में पत्तियों में संचित रहता है, स्टोर कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। मैंने बता दिया रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह क्या, जब धूप नहीं निकलती या प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती तो उस समय फिर इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो इसको यूज़ कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। पौधों में तो यह मंड के रूप में संचित होता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, और मनुष्य में यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। एक्स्ट्रा ऊर्जा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ये क्लोरोफिल अवशोषित करता है और ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज बनता है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गैस को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और जल बनता है जो कि हमारे शरीर में खून में मिक्स हो जाता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, ये रिजल्ट निकलता है यहाँ से। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यहाँ पर देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, ये रासायनिक अभिक्रिया है ये, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर देखिए नए पदार्थ बने, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, नया पदार्थ बना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। ये जल जो है, जल, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जल के कितने अणु हैं, 12, यहाँ पर 6 हैं। 6 कहाँ गए, 6 इसके साथ यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अलग हो गई और इसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया, फिर इसके साथ जुड़ गया,
तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना, ये भी हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोहाइड्रेट में बदल गई। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मंड जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सरल कार्बोहाइड्रेट। यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। यह जरूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा ये चरण एक के बाद दूसरे हों। उदाहरण के लिए मरुदिद्ध पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ये मरुदिद्ध पौधे कौन से होते हैं? जो पौधे रेगिस्तान में होते हैं, मरुदिद्ध पौधे होते हैं वो। मरुदिद्ध पौधे जो होते हैं वे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में और एक एसिड बना देते हैं। ये पौधे वे पौधे होते हैं जो रेगिस्तानों में होते हैं। तो देखिए, रेगिस्तानों में जो पौधे होते हैं ना, वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्योंकि रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो गर्मी में रहते हैं। गर्मी में रहते हैं तो वो दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है और दिन में अगर उनके स्टोमेटा खुलेंगे, उनके रंध्र अगर खुलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के लिए, तो उसमें से पानी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी, पानी की बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा। जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं तो उसमें से पानी भी बाहर निकलता है और अगर ये स्टोमेटा खुलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए तो पानी की क्षति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मरुदिद्ध पौधे बहुत ही होशियार होते हैं। तो ये अपना काम रात को कर लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर दिन में धूप निकलती है, फिर रंध्र बंद हो जाते हैं। ये जो रंध्र हैं ये दिन में बंद रहते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। रात में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बना के ये अपने काम पूरा कर लेते हैं रात में ही। रात में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उससे बनता है मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड बनाकर ये तैयार कर लेते हैं। दिन में जब रंध्र बंद होते हैं, इनके रंध्र बंद होते हैं तो फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो मैलिक एसिड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प कर देती है साथ साथ। तो इस तरह से जो ये मरुदिद्ध पौधे होते हैं ये, इनमें यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक दूसरे के बाद हो। ये चरण एक के बाद एक नहीं होता, इसमें एक मध्यस्थ उत्पाद बनता है। ये बनता है मध्यस्थ उत्पाद मैलिक एसिड। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाया जाता है। अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाया जाता है। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, यानी मंड बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है। हम देखते हैं, आइए हम देखें कि उपयुक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ये जो अभिक्रिया हुई है उपयुक्त, ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसमें प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ये जो उपयुक्त अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया है, इसमें प्रत्येक घटक जैसे ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम देखते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अगर अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंग, जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियां जो होती हैं उनमें जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, और हरे रंग के इनमें बिंदु होते हैं जो कि कोशिकांग होते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिका के अंग होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 5.1 है। इसमें देखिए, गमले में लगा एक सबलित पत्ती, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा,
लेंगे। अब ये सबलित पत्ती क्या होती है? सबलित पत्ती वे पत्तियाँ होती हैं, ये देखिए ये सबलित पत्ती वे पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा दाग धब्बे वाली पत्तियाँ, जिसमें कहीं लाल धब्बा होता है, कहीं पीला धब्बा होता है, कहीं हरा, इस टाइप से धब्बेदार जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे मनी प्लांट की पत्तियाँ, कहीं पीला पीला होता है, कहीं ग्रीन कलर होता है, या क्रोटन का पौधा, तो ये होती है सबलित पत्तियाँ। तो एक सबलित पत्ती वाला हमें पौधा लेना है और पौधे को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखना है ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये मंड को संचित रखते हैं अपनी पत्तियों में, और जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब ये भोजन नहीं बना पाते, तो इस मंड को यूज कर लेते हैं। तो 3 दिन के लिए जब अंधेरे कमरे में रखोगे तो इस मंड को ये पौधे यूज कर लेंगे। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दो, दोबारा से सूर्य के प्रकाश में रखना। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए और उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कर लीजिए। हरे भाग को अंकित करके और इस तरह से ट्रेस कर लेना है, मतलब कागज़ पर बना लेना है, और उसमें देख लेना कहाँ का हरा भाग है, जैसे ये हरा भाग है, ये हरा भाग, इस तरह से। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए, फिर इस पत्ती को उबालना है। इसके बाद उसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो देना है, फिर अल्कोहल लेना है और फिर उस पत्ती को, मतलब उबालने के बाद पत्ती को अल्कोहल में डाल देना है। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने ना लगे, और फिर अल्कोहल में पत्ती रखकर फिर उसको गर्म कीजिए जब तक कि अल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है और विलिन के रंग कैसा हो जाता है? पत्ती का रंग जो है पीला हो जाता है या कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इसका हरा रंग जो है वो इसमें से निकल जाता है और विलियन में चला जाता है, विलियन का रंग हरा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलियन में डाल दीजिए, फिर इस पत्ती को आयोडीन के विलियन में डाल देना है। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को फिर धो लेना है। अब पत्ती का अवलोकन कीजिए, चित्र 5.2, ये पत्ती का अवलोकन है, ये हो गया पत्ती का रंग, पहले ऐसा था अब ये हो गया। और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए, ये पहले थी पत्ती और ये अब है पत्ती। यहाँ पर देखिए जो ये ग्रीन कलर है, यहाँ पर ये हो गया ब्लू, यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, यहाँ हो गया ब्लू, यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ हो गया ब्लू, यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ हो गया ब्लू। जहाँ जहाँ इस पत्ती में ग्रीन कलर है वहाँ वहाँ इस पत्ती में ब्लू कलर हो गया है। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर था, देखिए जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ वहाँ ये ब्लू हो गया है। इसका मतलब ये है कि पत्ती में वहीं पर मंड बना है जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है वहीं पर, वही उसी हिस्से में मंड था। यहाँ पर ये ग्रीन था, यहाँ पर ब्लू हुआ है, ये ग्रीन था, यहाँ पर ब्लू हुआ है। तो इसका मतलब जहाँ पर भी ग्रीन कलर था वहीं पर ये ब्लू हुआ है, यानी वहीं पर मंड था। क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन को जब मंड को आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाता है या फिर मंड में आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मंड था, और मंड किससे आया था? क्लोरोफिल से। जहाँ पर क्लोरोफिल था उसने भोजन बनाया, उससे कार्बोहाइड्रेट बना, यानी मंड बना। तो इससे पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पत्ती में जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वही भोजन बनाती हैं, उनमें ही मंड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है, नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं, वे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी मंड बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, तो कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। मैंने भी रंध्र की चर्चा की थी, यहाँ पर बताया था, यहाँ पर रंध्र की चर्चा की थी। यहाँ पर कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्ती की सतह जो होती है ना उस पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये रंध्र हैं, ये सूक्ष्म छिद्र हैं, ये लेकिन बड़े करके दिखा रखे हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों के का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। गैसें अंदर जाती हैं या बाहर आती हैं तो इन्हीं छिद्रों का उपयोग होता है, रंध्रों का उपयोग होता है। ये खुला रंध्र है, ये वाला खुला रंध्र है और ये बंद रंध्र है। अपनी हथेलियों को अगर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे ऐसे तो खोलेंगे, इस तरह से खुलेगा, और दोनों हाथों को ऐसे चपटा लेंगे, दोनों हाथों को इस टाइप से चपटा लेंगे, ये बंद रंध्र हो गया। तो ये है बंद रंध्र, ये है खुला रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। गैसों का आदान प्रदान जड़, तने और पत्तियों से भी होता है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि, देखिए ये नोट करना है आपको, यहाँ पर ये जानना आवश्यक है। ये लिख रखा है गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। तने में भी गैसों का आदान प्रदान होता है, जड़ों से भी होता है और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जो ये रंध्र हैं इसमें देखिए जब बाहर हवा निकलती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसके साथ जल भी निकलता है। जल भी इन रंध्रों से बाहर निकलता है, तो इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तब इन छिद्रों को खुला रखता है, इन रंध्रों को खुला रखता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो इन छिद्रों को ये बंद कर लेता है। भाई क्या जरूरत है इसको खोलने की। जैसे हमारे घर में दरवाजा लगा होता है, जब कोई आता जाता है तो हम खोल देते हैं, लेकिन जब ना कोई आता ना जाता है रात को हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो फिर हमें दरवाजा खोलने की जरूरत क्या है। तो ये भी अपने रंध्र बंद कर लेते जब इन्हें किसी भी गैस का आदान प्रदान नहीं करना होता। तो छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। यहाँ पर ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं का काम है छिद्रों को बंद करना और खोलना। जैसे द्वारपाल होता है, दरवाजे पर द्वारपाल होता है, उसका काम होता है दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो इसी तरह से ये द्वार कोशिकाएं हैं, इनका काम होता है रंध्रों को बंद करना या खोलना। ये रंध्र छिद्र, अंदर का जो ये सही रंध्र छिद्र है, ये हरित लवक है, ये हरे हरे, ये हरित लवक है, ये रहे। इसी तरह से ये बंद रंध्र है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं, इनमें जब जल अंदर जाता है, भाई जल अंदर जाएगा तो फूलेगा ही। किसी भी चीज़ में आप भर दो कुछ भी तो वो चीज़ फूलेगी। मान लो हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, हम पानी पीते तो हमारा पेट फूल जाता है, गुब्बारे में पानी भरते तो गुब्बारा फूल जाता है। तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो ये जब फूल जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पानी भर देंगे हम तो ये फूल जाएंगी, तो ये जो रंध्र है इसका छिद्र ये खुल जाएगा, ये खुल जाता है। फिर ये फूल जाती हैं तो ये चौड़ी हो जाती हैं, फिर ये खुल जाता है छिद्र। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ गई, देखिए यहाँ पर द्वार कोशिकाएं सिकुड़ गई हैं, यहाँ पर इनमें पानी नहीं भरा इतना, तो यहाँ पर देखिए सिकुड़ गई हैं, तो ये द्वार भी बंद हो गया। अब है क्रियाकलाप 5.2। लगभग समान आकार के गमले लेने हैं और 2 पौधे लेने हैं। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे में रखना है। अब प्रत्येक पौधे का अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच गिलास में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखना है, मतलब हमें 2 पौधे लेने हैं और इस तरह रखना है। एक पौधा ये है, एक पौधा ये, और एक वॉच गिलास लेना है। यहाँ पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख देना है, इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दोनों पौधों को बेल जार से ऐसे ढक देना है, इसको भी ऐसे ढक देना है। 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रख देना है। चित्र 5.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका या वैसलीन लगा देना है। इसके प्रयोग से वायुरोधी हो जाएगा। मतलब यहाँ से बिल्कुल बंद कर देना, यहाँ से भी जो जगह हो ना वहाँ से बिल्कुल सील कर देना, इनको सील पैक कर देना है, हवा नहीं जानी चाहिए अंदर। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश में रखिए। 3 दिन के लिए पहले अंधेरे में रखा था पौधों को, और उसके बाद फिर पौधों को निकाल कर
और ये ऐसे ऐसे ये सेटिंग करनी थी इनकी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह रख के। उसके बाद फिर इनको सील विल करके फिर लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देना है। प्रत्येक पौधे के एक पत्ती तोड़िए, फिर प्रत्येक पौधे में से एक पत्ती तोड़नी है। उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति जांचनी है कि उसमें मंड है या नहीं। इस तरह से करना है। फिर ये वाला क्रियाकलाप करके देखना है कि पत्ती में मंड है या नहीं। उसके बाद क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या दोनों पत्तियां, मतलब एक पत्ती तो इस पौधे में से लेनी है, एक पत्ती इस पौधे में से लेनी है, फिर हमें मंड की उपस्थिति जांचनी है इस क्रियाकलाप से। ये ऐसे क्रियाकलाप करना है। पहले उसको पत्ती को पानी में उबालना है, फिर उसमें अल्कोहल में डुबो देना है, फिर अल्कोहल में उबालना है, फिर उसके ऊपर विलेन डालकर देखेंगे, आयोडीन विलेन डालकर देखेंगे। तो इस तरह से हम मंड की उपस्थिति जांचेंगे। तो हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इस वाले जार में, बेल जार में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो इसने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने सोख ली। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है ना, तो बन जाता है पोटाशियम कार्बोनेट, ये बन जाता है। तो देखिए ये है, ये क्षारक है, और ये है अम्ल, और ये है लवण, और ये है जल। लवण और जल किस में बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। ये अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया है, क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने अवशोषित कर ली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने। अब ये खाना कैसे बनाएगा पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर ली, तो ये पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो इसमें मंड कहाँ से आएगा? फिर इनकी पत्तियों में मंड नहीं आएगा। ये 3 दिन से तो पहले ही अंधेरे में थे जब ये खाना नहीं बना पाई, और फिर अब इसको धूप में रख दिया, फिर इसके साथ ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, तो ये तो भोजन नहीं बना पाएगी। यहाँ पर ये भोजन बना लेगी। ये इसकी पत्तियाँ ना, जो इस वाले पौधे की पत्तियाँ, ये भोजन बना लेंगे अपना। तो इनमें मंड है इनकी पत्तियों में, और इनकी पत्तियों में मंड नहीं है। इसकी पत्तियाँ लेंगे ना, इसकी पत्तियाँ, उसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन लेकर हम मंड की जांच करेंगे, तो इसकी पत्तियाँ जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होंगी, क्योंकि उसमें मंड है ही नहीं, मतलब भोजन नहीं बना पाती ना ये। और ये अपना भोजन बना लेंगी, क्योंकि इसके पास तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है उतनी है तो सही, थोड़ी बहुत इसमें, तो ये अपना खाना बना लेंगी। लेकिन ये नहीं बना पाएंगी, क्योंकि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर ली है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने ले ली है और बना दिया है लवण और जल। तो इस क्रियाकलाप से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी जो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती। उपयुक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? हाँ, इन दोनों में देखिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हुई है, क्योंकि ये बाहर रखे हैं, बाहर रखे तभी तो भोजन बना है इसमें। और यहाँ पर भी इसमें भी गमले बाहर रखे थे, इसमें भी गमले बाहर रखे थे, और इसमें भी गमले जब बाहर रखे थे, इन दोनों में भी, दोनों क्रियाकलापों में ये भी सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। पहले वाले में ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मंड बनता है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी से उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं ना, उनमें जल कहाँ से आता है? जल और खनिज लवण, मैंने पहले ही बता दिया था, जड़ों द्वारा मिट्टी से वे जल और खनिज लवण का अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन पौधों में प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। पौधों में प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। जल और खनिज, जल के साथ ये खनिज लवण नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम,
ये अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन या अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो देखिए, ये समझने वाली बात है, जब पौधे भोजन बनाते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौधों ने जब भोजन बनाया तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाया है और ऑक्सीजन बनाया, जल बनाया है। लेकिन पौधों में प्रोटीन कहाँ से आ गया? प्रोटीन में तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। प्रोटीन कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन पौधों ने जड़ों से अवशोषित कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन गैस को पौधे गैसीय फॉर्म में अवशोषित नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को पौधे गैसीय अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकते। ये उसके लिए हानिकारक होगी। गैसीय अवस्था में वो अवशोषित नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को ये विलेय रूप में अवशोषित कर लेते हैं। विलेय रूप में किसी में घुली हुई हो तब ये अवशोषित कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु जो दालों वाले पौधे होते हैं ना, फलीदार पौधे, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में ऐसे ग्रंथिकाएँ होती हैं। इन ग्रंथिकाओं में कुछ जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं इनकी जड़ों में। राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं? वातावरण से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजन वाले यौगिकों में बदल देते हैं। और नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन वाले यौगिकों में बदल देते हैं, जो कि फिर ये पानी में घुल जाते हैं और फिर जड़ों से ये ऊपर खींच लिए जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, इस तरह के खनिज लवणों को पौधों की जड़ों द्वारा खींचा जाता है और ये पौधों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि फिर नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन या अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, जिससे कि फिर नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन या अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो इस तरह से पौधों में प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को फिर हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर चला जाता है। अब हमारे अंदर भी नाइट्रोजन इसी तरह से पहुंच जाता है। तो फिर जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके अवशेष जो होते हैं उनमें जो ये होता है ना नाइट्रोजन वाले यौगिक, उनमें पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है, इसको फिर ऐसे जीवाणु भी होते हैं तो वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नाइट्रोजन फिर से वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह से वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो भी घटती बढ़ती नहीं है, वो भी स्थिर रहती है, लगभग स्थिर रहती है। और पौधों और जंतुओं में नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट अकार्बनिक हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है। तो ये जो जीवाणु है ना, ये अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया से फिर अमीनो एसिड में बदल देते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो कार्बनिक होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। और फिर ये अमोनिया जो है इसको फिर मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो इसको अमीनो एसिड में बदल देते हैं। अमीनो एसिड जो है वो कार्बनिक होता है। तो इस तरह से जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है उसको कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है और फिर ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी में जल होता है और जल के साथ फिर इनको भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरह से पौधों में नाइट्रोजन भी पहुंच जाता है और फिर बाद में प्रोटीन बनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पौधे अपना पोषण किस तरह से करते हैं। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ पर शायद हमारा ये रह गया था, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट। यहाँ पर देखिए ये है मध्य सिरा, ये मध्य सिरा, ये है पर्णपटल। ये जो इधर का हिस्सा एक पटल होता है, इधर का दूसरा, ये सिराएं हैं। ये जो बीच में मध्य सिरा, ये जो होती हैं साइडों में, ये सिराएं हैं। यहाँ पर फ्लोएम जाइलम, यहाँ पर जो कि परिवहन तंत्र में पढ़ोगे, संवहन मंडल। यहाँ पर है मोमी क्यूटिकल, ये है ऊपरी बाह्य त्वचा। ये मतलब पत्ती के अनुप्रस्थ काट दे रखी है। ये हरित लवक है, ये वायु कोश है, ये द्वार कोशिकाएँ हैं, ये द्वार कोशिकाएँ, ये निचली बाह्य त्वचा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण खत्म हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में विषमपोषी पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण। तो देखिए हम इसी वीडियो में इसको भी
ऐड कर सकते थे इसको, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बीच में रेस्ट लेकर जो विषम पोषी पोषण है वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे दूसरा वीडियो। और यहाँ तक आपको शायद सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।